दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज बात करते हैं मैग्नेट क्लास 5 की। इसमें दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन बीएच वक्र क्या होता है, समांतर चालकों में लगने वाला बल और विद्युत चुम्बक से रिलेटेड कुछ नियम, फैराडे के प्रेरण के नियम, फैराडे के नियम, इनके बारे में आज अपन बात करेंगे। कुछ जुड़े हुए इनसे तथ्य जो हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं समांतर चालकों के मध्य बल। समांतर चालकों के मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या है। तो पहला पॉइंट है समांतर चालकों के मध्य बल। समांतर चालकों के मध्य बल। समांतर चालकों के मध्य बल क्या होता है दोस्तों। यदि अपने दो समांतर चालक हैं और इनमें धारा की दिशा एक समान है, दोनों में करंट की दिशा क्या है, समान है, एक ही दिशा में है, तो इन दोनों के मध्य में हमेशा कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है दोस्तों, आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगेगा। अगर दो समांतर चालक हैं उनमें धारा की दिशा, करंट की दिशा एक ही दिशा में है, तो उन दोनों चालकों के मध्य आकर्षण बल लगता है। अगर दो समांतर चालक हैं उनमें करंट की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसमें करंट नीचे डाउनवर्ड है और इसमें करंट अपवर्ड है, तो इसमें करंट की दिशा विपरीत हो गई, एक में डाउनवर्ड एक में अपवर्ड, तो इन दोनों चालकों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा दोस्तों, प्रतिकर्षण बल लगता है। इन दोनों चालकों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और समय अगर धारा की दिशा समान होती तो आकर्षण बल कार्य करता। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों की बात करें तो सबसे पहले अब देखते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन रूल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट के इंडक्शन के क्या रूल हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो विद्युत और चुम्बक में जो संबंध दिया, सबसे पहले विद्युत व चुम्बक में संबंध दिया था ओर्स्टेड ने, ओर्स्टेड वैज्ञानिक ने 1824 में दिया। कब दिया, सन 1824 में संबंध दिया था। ओर्स्टेड ने बताया था कि भाई जब किसी चालक तार में करंट प्रवाहित करेंगे तो उसमें मैग्नेट बनता है और उस मैग्नेट में से को अगर कटिंग करें तो वहाँ पे मैग्नेट की कटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, वहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होगा। ये सबसे पहले ओर्स्टेड ने बताया और 1824 में ओर्स्टेड ने ही विद्युत और चुम्बक में सबसे पहले संबंध दिया। तो अपन अब बात करते हैं दोस्तों विद्युत चुम्बक के प्रेरण के नियमों की बात करते हैं। तो विद्युत चुम्बक के जो प्रेरण के नियम थे वो किसने दिए। विद्युत चुम्बक के प्रेरण के जो नियम थे दोस्तों वो फैराडे ने दिए। किसने दिए, किस वैज्ञानिक ने दिए, वो फैराडे ने दिए थे। विद्युत चुम्बक के नियम किसने दिए, फैराडे ने दिए। किस वैज्ञानिक ने दिए थे, फैराडे ने दिए थे। और विद्युत और चुम्बक में संबंध की बात पूछे तो विद्युत और चुम्बक में जो संबंध दिया दोस्तों तो ओर्स्टेड वैज्ञानिक ने दिया, 1824 में दिया था। वही विद्युत में करंट प्रवाहित होता है, चुम्बक में फ्लक्स का प्रवाह होता है, विद्युत में करंट का प्रवाह होता है। विद्युत में करंट के मान को प्रतिरोध से आर से कंट्रोल करते हैं, इसमें रिलेक्टेंस एस से कंट्रोल करते हैं। इसमें ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें एमएमएफ होता है दोस्तों। और इसमें चालकता जी होती है, इसमें ससेप्टिबिलिटी रो होती है। तो ये सब जो संबंध दिए विद्युत और चुम्बक में ओर्स्टेड ने दिए थे और विद्युत चुम्बक के प्रेरण के नियम फैराडे ने दिए। तो फैराडे का पहला नियम देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट नियम। पहला नियम या फर्स्ट नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो फैराडे ने पहला नियम दिया वो क्या दिया था दोस्तों। तो फैराडे ने पहला नियम दिया था कि ईएमएफ उत्पन्न होना। पहला नियम दिया था ईएमएफ का उत्पन्न होना, अर्थात
फैराडे ने पहला नियम दिया था, जब किसी चालक तार में करंट प्रवाहित किया जाए और तो चालक चार के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और इन बल रेखाओं का अगर कटिंग किया जाए, इनका छेदन किया जाए तो क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ। तो ईएमएफ का उत्पन्न होना फैराडे का ने पहला नियम दिया। भाई चुंबक से ईएमएफ किस प्रकार बनता है, तो पहला ईएमएफ बनता है गतिज प्रेरित ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ बनता है दोस्तों, गतिज प्रेरित ईएमएफ। तो जैसा कि आपको पता है गतिज प्रेरित ईएमएफ भी दो तरीके से बनता है। गतिज प्रेरित ईएमएफ जो बनता है वो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में बनता है। गतिज प्रेरित ईएमएफ कहाँ बनता है, डीसी जनरेटर वो डीसी मोटर में बनता है दोस्तों। गतिज प्रेरित ईएमएफ डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में बनता है। अब इसमें भी अपन बात करें तो इसमें भी दो शर्तें आ गई। एक तो अपना चालक गति करता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र और गतिज चालक। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र कॉमा गतिज चालक। दोस्तों पहला ये कहना चाह रहा है कि ये जो NS है चुंबकीय क्षेत्र, ये तो स्थिर है, इनके बीच में क्या घूम रहा है, ये चालक। NS जो चुंबकीय क्षेत्र है ये स्थिर है, इसके बीच में चालक घूम रहा है। जब चालक घूमेगा तो NS के बीच में चुंबकीय लाइंस को काटेगा, चुंबकीय लाइंस को काटेगा तो क्या बनेगा, एक ईएमएफ बनेगा। और ये ईएमएफ किस में बनता है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है, चालक गति करता है, तो इस तरीके का ईएमएफ डीसी मोटर जनरेटर में बनता है। किस में बनता है, डीसी मोटर व डीसी जनरेटर में। इस प्रकार डीसी मोटर में तो बैक ईएमएफ बनता है और जनरेटर में जो अपना प्रेरित ईएमएफ बनता है। दूसरी स्थिति है चुंबकीय क्षेत्र गतिशील और चालक स्थिर। दूसरी स्थिति क्या है, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान चुंबकीय क्षेत्र वो स्थिर चालक। गतिमान चुंबकीय क्षेत्र और स्थिर चालक, ये जो ईएमएफ बनता है ये किस में बनता है दोस्तों, सिंगल फेस व थ्री फेस मोटरों में। सिंगल फेस थ्री फेस मोटरों के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र तो गतिमान रहता है और चालक क्या रहता है, स्थिर होता है। चालक क्या रहता है दोस्तों, स्थिर रहता है। अब अपन बात करें दूसरा जो फैराडे का ईएमएफ उत्पन्न का नियम था वो था स्थितिक प्रेरित ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ, स्थितिक प्रेरित ईएमएफ। स्थितिक प्रेरित ईएमएफ वे तो था डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दोस्तों, ये किस में होता है, ट्रांसफॉर्मर में। स्थिर प्रेरित ईएमएफ किस किस में बनता है, ट्रांसफॉर्मर, चौक में, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, इन सब में स्थिर प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या होता है, स्थिर प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। स्थिर प्रेरित ईएमएफ इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें कोई नहीं घूमता, ना चुंबकीय क्षेत्र कोई नहीं घूमता, बिना घूमे ही ईएमएफ बनता है, कोई नहीं घूमता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थिर प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। स्थिर जो प्रेरित ईएमएफ होता है ये क्या होता है दोस्तों, E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। और जो अपना गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है E, ये क्या होता है, BLV साइन थीटा होता है। ये क्या होता है दोस्तों, BLV साइन थीटा होता है। ठीक है, आगे अपन बात करें दूसरा जो नियम था ईएमएफ का परिणाम। दूसरा जो नियम था फैराडे का, दूसरा नियम फैराडे का बताता था, पहला तो ये बताता है कि ईएमएफ उत्पन्न होना। ईएमएफ दो तरीके से उत्पन्न होता है, गतिज प्रेरित और स्थितिक प्रेरित। दूसरा जो नियम था फैराडे का, उसने बताया ईएमएफ का परिणाम। क्या बताया, ईएमएफ का परिणाम। ईएमएफ का परिणाम ये बताता है कि आप जितना करंट प्रवाहित करोगे उतना ही आपका ईएमएफ बनेगा, जितना फाई कटेगा उतना ही ईएमएफ बनेगा। जितना फाई कटेगा मतलब फ्लक्स कटेगा उतना ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये फैराडे का द्वितीय नियम था।
तीसरा एक नियम दिया था लेंज का नियम। लेंज का नियम ये था, प्रेरित ईएमएफ की दिशा इस प्रकार होती है कि वह हमेशा उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। तीसरा, दूसरे नियम में जो फैराडे ने बताया, उसने बताया लेंज का नियम। लेंज लॉ क्या होता है कि प्रेरित ईएमएफ हमेशा उन्हीं कारणों का विरोध करता है, प्रेरित ईएमएफ हमेशा उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। इसे लेंज का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन? इसे लेंज का नियम कहते हैं। ये भी फैराडे ने उसी में बताया। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो नियम थे उन्हीं में फैराडे ने इसको बताया था दोस्तों। अब अपन बात करें दोस्तों विद्युत धारा द्वारा जो बने चुम्बकीय क्षेत्र है उसकी अपन दिशा कैसे ज्ञात करें। विद्युत धारा द्वारा जो चुम्बकीय क्षेत्र जो बनता है उसकी दिशा ज्ञात करना। विद्युत धारा द्वारा बने चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। उसके बाद बीएच वक्र पढ़ेंगे। बीएच वक्र बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मैग्नेट पार्ट का। बीएच वक्र से काफ़ी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब विद्युत धारा द्वारा बने चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। विद्युत धारा द्वारा बने चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो दोस्तों जो चुम्बकीय क्षेत्र विद्युत धारा द्वारा जो बनता है उसकी अपन दिशा कैसे ज्ञात करें। तो अपन दाहिने हाथ के नियम या मैक्सवेल या स्क्रू नियम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये कोई चालक है दोस्तों, इस चालक को पहला जैसे दाहिने हाथ का नियम, पहला कौन सा नियम है? दाहिने हाथ का नियम जो कि जनरेटर पर लगता है, बाएं हाथ का नियम मोटर पर लगता है। दाहिने हाथ का नियम राइट हैंड रूल कहते हैं इसे, RH। तो ये कोई धारावाही चालक है, इसको इस प्रकार पकड़ें दाएं हाथ से कि अंगूठा आई की दिशा को बताए। अंगूठा क्या बताए? अंगूठा आई की दिशा बताए, करंट की दिशा को बताए। और मुड़ी हुई अंगुलियां बल रेखाएं या चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। बल रेखाओं या चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। मुड़ी हुई अंगुलियां बल रेखाएं वे चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं दोस्तों। तो ये दाहिने हाथ का नियम था, इसमें अंगूठा धारा की दिशा बताता है, मुड़ी हुई अंगुलियां चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। दूसरा था क्रॉक स्क्रू नियम, जिसे कि अपन मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू नियम कहते हैं। मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू नियम से भी अपन चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा जो नियम है मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू नियम। ये क्या होता है दोस्तों? अपन साधारणतः देखते हैं एक पेच जो अपन जनरली कसते हैं दोस्तों, और इस पेच को जो स्क्रू से घुमाने की दिशा है, पेच के घूमने की दिशा बल रेखाओं व चुम्बकीय क्षेत्र को बताती है। घूमने की दिशा क्या बताएगी? बल रेखाओं व चुम्बकीय क्षेत्र को बताती है। और जिधर पेच अंदर जाता है वो करंट की दिशा को बताता है। किसकी दिशा बताता है? पेच जिस दिशा में अंदर जाएगा वो करंट की दिशा को बताएगा। पेच के घूमने की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है दोस्तों। अब अपन परिनालिका या सोलेनाइड की बात करें तो सोलेनाइड की ध्रुवता जो अपन निकालते हैं उसकी बात करें
तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड की ध्रुवता कैसे निकालते हैं दोस्तों। सोलेनॉइड की दोस्तों, एक सॉफ्ट आयरन पीस पे या धातु की खोखली नली पर जब धारावाही चालक तार को इस प्रकार लपेट कर और अपन सप्लाई दे दें और दाएं हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि इसमें जो धारा की दिशा हो, इसमें जो धारा की दिशा है, दाएं हाथ की अंगुलियों को अपन इस प्रकार, धारा की दिशा है सोलेनॉइड में, तो दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि धारा की दिशा में फैलाएं। दाएं हाथ की अंगुलियों को धारा की दिशा में फैलाएं तो अंगूठा हमेशा उत्तरी ध्रुव को बताता है। ये क्या बताएगा, एन ध्रुव को बताएगा। जिधर अंगूठा होगा वह उत्तरी ध्रुव होगा, परंतु अंगुलियां दाएं हाथ से सोलेनॉइड को इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां जो हैं, अंगुलियां हमेशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में या धारा प्रवाह की दिशा में होनी चाहिए। धारा प्रवाह की दिशा में, जब अंगुलियां धारा प्रवाह की दिशा में होंगी तो अंगूठा क्या बताएगा, एन ध्रुव को बताएगा। अगर करंट नीचे की ऊपर की तरफ होता तो यूं पकड़ते तो इधर एन ध्रुव हो जाता। तो दोस्तों अंगूठा हमेशा एन ध्रुव को बताता है। अब अपन बात करते हैं बीएच वक्र, जो इस पार्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीएच वक्र। तो बीएच वक्र के बारे में बात करने। बीएच वक्र क्या है, बी फ्लक्स घनत्व होता है दोस्तों और एच होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो संबंध होता है उसे हम बीएच वक्र के नाम से जानते हैं। बीएच वक्र, बीएच वक्र क्या है, बी क्या है, फ्लक्स घनत्व है और एच चुंबकीय क्षेत्र है। एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स घनत्व के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम बीएच वक्र के रूप में जानते हैं। क्या किस रूप में जानते हैं दोस्तों, बीएच वक्र के रूप में जानते हैं। इसे हिस्टेरेसिस वक्र या शैथिल्य वक्र भी कहते हैं। हिस्टेरेसिस वक्र या शैथिल्य वक्र भी कहते हैं। इसे हिस्टेरेसिस वक्र, शैथिल्य वक्र भी कहते हैं। इसे हिस्टेरेसिस वक्र या शैथिल्य वक्र भी कहते हैं। इसमें बी हमेशा एच से पीछे रहता है। इसमें बी क्या रहता है, हमेशा एच से पीछे रहता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसमें बी हमेशा एच से पीछे रहता है और ये जो बीएच वक्र का जो एरिया होता है, वक्र का क्षेत्र या एरिया, बीएच वक्र का एरिया हमेशा हिस्टेरेसिस लॉस को दर्शाता है। हिस्टेरेसिस लॉस को दर्शाता है। बीएच वक्र का एरिया हमेशा किसको दर्शाता है दोस्तों, हिस्टेरेसिस लॉस को दर्शाता है। तो ये अपन बीएच वक्र खींचते हैं दोस्तों। ये अपना फ्लक्स घनत्व बी है और ये अपना चुंबकीय क्षेत्र एच है। तो अपन इसमें बात करें, ये दोनों पॉजिटिव हैं और इनकी नेगेटिव की बात करें तो इधर बी नेगेटिव है, इधर चुंबकीय क्षेत्र एच नेगेटिव है। तो दोस्तों जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं, कोई धारावाही आयरन फीस है उसमें मैग्नेट बन रहा है, तो यहाँ से अपन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो अपना बी भी बढ़ता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे
चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयरन फीस पर जैसे जैसे वोल्टेज बचाएंगे आयरन फीस कुंडली पर, वैसे वैसे अपना एच बी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अपना क्या होता है बी बढ़ता जाता है। और एक बिंदु ऐसा आता है जिस पे बी क्या हो जाता है सैचुरेटेड। बी बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ाने पर बी क्या हो जाता है सैचुरेटेड हो जाता है, सैचुरेटेड या संतृप्त हो जाता है। क्या हो जाता है संतृप्त हो जाता है। एक ऐसा बिंदु आता है कि यहाँ पे बी क्या हो गया सैचुरेटेड हो गया, बढ़ेगा नहीं दोस्तों। अब आप वोल्टेज कम भी करें तो अपना बी कम हो जाता है, बी क्या हो जाता है कम हो जाता है, परंतु शून्य नहीं होता, परंतु जीरो नहीं होता। बी कम हो जाता है परंतु क्या नहीं होता शून्य नहीं होता दोस्तों। तो बी जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे बी बढ़ेगा, और बी की ये अवस्था ऐसी अवस्था आती है कि बी इस पे क्या हो जाता है, इस अवस्था पे जाके बी यहाँ क्या हो जाएगा सैचुरेट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा सैचुरेट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। दोबारा से वोल्टेज घटाएंगे तो बी कम हो जाएगा, परंतु यहाँ पे आके बी रुक जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, जीरो पे नहीं जाता। तो दोस्तों जीरो से यहाँ जहाँ बी रुका है अपना चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जहाँ पे रुका है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है कि किसी आयरन फीस को, सॉफ्ट आयरन फीस को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी आयरन फीस में चुंबक के कुछ गुण आ जाते हैं, वह आयरन फीस चुंबक के कुछ गुणों को ग्रहण कर लेती है, जिसे अपन रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। जैसे अपन रेडियो के स्पीकर या रेडियो से चम्मच से जब अपन स्क्रू को पेचकस को रगड़ते हैं, फिर पेचकस को किसी दूसरे स्क्रू के टच करते हैं तो वो उस स्क्रू को पकड़ लेता है, तो उसमें क्या आ गया उस स्क्रू में अवशिष्ट चुंबकत्व के गुण आ गए। तो अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है दोस्तों रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कि जब किसी सॉफ्ट आयरन या लो चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद लो चुंबकीय पदार्थों के पास जो चुंबक के गुण शेष रह जाते हैं उन्हें अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। अब ये अवशिष्ट चुंबकत्व है, ये बी यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, सप्लाई जीरो हो गई परंतु बी जीरो नहीं हुआ। तो बी को जीरो करने के लिए अपन यहाँ पे एक निग्रेबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं कोरोसिव फोर्स लगाते हैं। बी को जीरो पे लाने के लिए क्या करेंगे एक निग्रेबल लगाएंगे, निग्रेबल क्या लगाएंगे निग्रेबल, एक कोरोसिव फोर्स लगाते हैं विपरीत दिशा में। बी को जीरो पर लाने के लिए, बी को जीरो करने के लिए विपरीत दिशा में माइनस में वोल्टेज देते हैं, या तो माइनस बी देते हैं या माइनस बी देते हैं, जिसे निग्रेबल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं निग्राहिता या निग्रेबल कहते हैं। कोरोसिव फोर्स निग्रेबल कहते हैं। जब ये निग्रेबल लगाएंगे दोस्तों तो ये अपना फ्लक्स घनत्व यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और इसी प्रकार नेगेटिव साइकिल में यही क्रम नेगेटिव साइकिल में चलेगा। ये एरिया नेगेटिव का निग्रेबल कहलाएगा और ये एरिया अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाएगा। ये वही अवशिष्ट चुंबकत्व हो गया और ये एरिया वही निग्रेबल हो गया। तो बीएच वक्र एक तरीके से हिस्टेरेसिस लॉस को चुंबक के अंदर प्रदर्शित करता है। बीएच वक्र क्या दर्शाता है हिस्टेरेसिस लॉस को दर्शाता है। इसमें बी फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र एस से पीछे रहता है। बी हमेशा किससे पीछे रहता है एस से हमेशा पीछे रहता है। और बीएच वक्र हमेशा किन पदार्थों का खींचते हैं, बीएच वक्र हमेशा लोह चुंबकीय पदार्थों का खींचा जाता है। किसका खींचा जाता है लोह चुंबकीय पदार्थों का खींचा जाता है। और ये जो एरिया है बीएच वक्र का ये हिस्टेरेसिस लॉस को दर्शाता है। बीएच वक्र हमेशा लोह चुंबकीय पदार्थों का खींचा जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थ का खींचा जाता है। ट्रांसफॉर्मर की कोर
के मटेरियल का BH वक्र छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अस्थायी चुम्बक की बात करें, अस्थायी चुम्बक के BH वक्र की बात करें दोस्तों, तो अस्थायी चुम्बक का BH वक्र पतला व लंबा होता है। कैसा होता है? पतला व लंबा होता है। अस्थायी चुम्बक का BH वक्र पतला व लंबा होता है। और स्थायी चुम्बक के BH वक्र की बात करें, तो स्थायी चुम्बक का जो BH वक्र होता है दोस्तों, ये छोटा और मोटा होता है। स्थायी चुम्बक का जो BH वक्र होता है मोटा व बड़ा होता है। कैसा होता है? मोटा व बड़ा होता है। तो दोस्तों BH वक्र जितना छोटा होगा, ध्यान रखने योग्य बात है, BH वक्र जितना छोटा होगा उतना वह मटेरियल अच्छा चुम्बक बनेगा। अच्छा चुम्बक का BH वक्र छोटा होता है क्योंकि BH वक्र एक प्रकार से हिस्टेरेसिस लॉस या हिस्टेरेसिस हानि को प्रदर्शित करता है। और किसी भी ट्रांसफॉर्मर हो, किसी भी वस्तु की कोर उसी मटेरियल से बनाएंगे जिसका BH वक्र छोटा हो, बिल्कुल पतला हो और बिल्कुल छोटा हो, उसी से अपन ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाते हैं। तो BH वक्र शैथिल्य वक्र या हिस्टेरेसिस वक्र को प्रदर्शित करता है। और इसमें फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक संबंध होता है। और फ्लक्स घनत्व B हमेशा S से पीछे रहता है। BH वक्र हमेशा लोह चुंबकीय पदार्थों का खींचा जाता है। और BH वक्र छोटा होता है तो अस्थायी चुम्बकों का छोटा होता है और मोटा बड़ा स्थायी चुम्बकों को होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज अपने इस क्लास में देखा BH वक्र और चुम्बकीय चैप्टर से कुछ रिलेटेड परिभाषाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना नहीं भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपको इसी प्रकार क्लासें लगाता रहूँ।